नमस्कार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे अमित शाह के बयान के मतलब के बारे में। जी हां, अमित शाह एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार बोल चुके हैं कि टाइम विल टेल। अमित शाह क्यों नहीं साफ कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे? इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं और जब सवाल उठते हैं तो अलग अलग तरह की बातें होती हैं और उससे भ्रांतियां फैलती हैं। इस बयान का मतलब क्या समझा जाए, क्योंकि पूरी बीजेपी पार्टी तो कहती है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी तो खुलकर कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। आज सुबह मैं आपको बता सकता हूं, मैंने संजय झा जी को फोन किया था और संजय झा ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, हमारे बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपने देखा कैसे लोकसभा चुनाव के दरमियान सीटों का बंटवारा हो गया, विधानसभा के दरमियान भी सीटों का बंटवारा उतने ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं, बिहार में मुख्यमंत्री जी हैं। तो बड़े ही साफ गोई से संजय झा ने कहा कि आप लोगों को जो मतलब निकालना निकालिए, पर मतलब तो यही है। लेकिन क्या वाकई मतलब ये है? इस बात को समझने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर संजय कुमार के पास, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। इस बात का मतलब समझाएंगे कि पटना के पावर कॉरिडोर में दरअसल चल क्या रहा है और बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते किस तरह के हैं। क्या 2020 के तरह फिर से कोई बात होगी या 7 चुनाव लड़ा जाएगा पर मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है? यह बताने के लिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको डॉक्टर संजय कुमार के पास। डॉक्टर संजय जी, टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार ऐसा बयान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है क्या, यह मतलब निकाला जाए? क्योंकि उनके बयान का मतलब कई नेता अपने तरीके से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भाई, दाल में काला ही नहीं, कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देख लीजिएगा चुनाव के बाद क्या होना है। आरजेडी यही कह रही है, कांग्रेस यही कह रही है। मेरा सवाल बड़ा साफ है आपसे कि अमित शाह के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए, खास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं जेडीयू के नेताओं से बात करता हूं, वो कहते हैं एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। आपने देखा लोकसभा में क्या हुआ, हम और वो मतलब जेडीयू और बीजेपी नेचुरल एलाई है। नेतृत्व नीतीश कुमार का मतलब मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। इस बात से कहां कोई संशय है, कोई शंका है? आप लोगों को जो बाल का खाल निकालना हो निकालिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात तो ऑलरेडी बीजेपी कह चुकी है। उनके अलायंस पार्टनर भी जो हैं, चाहे वो चिराग पासवान हों या जीतनराम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, ये सब लोग बोल चुके हैं। लेकिन अमित शाह जी से जब ये सवाल पूछे जाते हैं, माना जाता है ना कि वो चाणक्य की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई नीति का निर्णय लेने वाले कोई व्यक्ति वहां हैं, पॉलिसी मेकिंग में अगर किन्हीं की भूमिका होती है, तो माना जाता है कि अमित शाह निर्णय लेते हैं। आखिर अमित शाह बार बार क्यों टाल जाते हैं इन सवालों? जब एक कॉन्क्लेव में पूछा गया था तो उन्होंने ये कह के टाल दिया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे। हम अगर कोई बात अगर बोलेंगे आपके सामने, तो कल आप इसको फ्रंट पेज पर लगाएंगे और आपके लिए ये बड़ी खबर होगी। मैं क्यों बोलूंगा, मैं कौन होता हूं तय करने वाला? ऐसे तो आप बहुत चीजों को तय कर देते हैं। आप कहते हैं ना कि बीजेपी की सरकार इतने दिनों तक सत्ता में रहेगी, इस राज्य में फिर मेरी ही सरकार बनेगी। आप पूरी तरह से तय करने के लिए अधिकृत है कि बिहार में अगर कोalition की ही गवर्नमेंट चल रही है, तो फिर आप तय करेंगे ना कि हाँ, नीतीश कुमार के जब नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कहने में क्या दिक्कत है? और जब खास करके जेडीयू के लोगों ने लगा दिया है पोस्टर पूरे शहर में कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, आखिर इस पर बीजेपी और बीजेपी के चाणक्य
अमित शाह को मुहर लगाने में क्या कठिनाई। फिर जब संजय झा के घर पर भी जब उस सवाल पूछा गया था तो वो टाल गए थे, और जो सूत्रों से ही आई थी बात निकल करके कि उन्होंने ये कह करके कि अच्छा जो भी बनेंगे नीतीश कुमार जी के सहमति से ही तो बनेंगे, तो क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और कल इकोनॉमिक टाइम्स को भी एक इंटरव्यू के क्रम में उन्होंने कहा कि टाइम विल से। भाई मैं कहता हूं कि जब आप एक अंडरस्टैंडिंग बना के चल रहे हैं, एनडीए की गवर्नमेंट के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगली सरकार हमारी ही बनेगी, नेतृत्व नीतीश कुमार का है, फिर आप इससे क्यों कट जाते हैं या स्केप कर लेते हैं अपने को कि नहीं ये समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से चीजें अंदर खाने में कुछ इस तरह की जरूर है जिसमें अभी ये बात अमित शाह भूल करके कि चूंकि आपने तो कहा था कल गठबंधन या जेडीयू के लोग इन पर एक दबाव बनाएंगे कि जब नेतृत्व नीतीश कुमार का था, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी आपने आश्वस्त किया था कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और 25 में जब परिणाम आएंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बार बार अमित शाह जी का अपने को स्केप करने का मतलब है कि कहीं कुछ और दिशा में भी चीजें सोची जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के भी नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था, क्या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? क्या एकनाथ शिंदे के भी नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था महाराष्ट्र में, क्या एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं क्या? तो स्केप करने के सेंस को तो किया ही जा सकता है कि वो क्या अपने को क्यों स्केप करना चाहते हैं और क्या इशारा करना चाहते हैं। चलिए, क्या इशारा करना चाहते हैं आप, ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप कि ये जैसे ही अमित शाह का बयान आया है, पटना के राजनीतिक गलियारे में चर्चा बहुत तेज हो गई है। क्या माना जाए कि बीजेपी वाकई नीतीश कुमार को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पिछले 20 सालों का है? क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है? क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव भी है और नीतीश कुमार जब बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो विपक्ष का एंटी ओबीसी और ये सारा कार्ड जो है वो खत्म दिखाई पड़ता है, वो कमजोर दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी साइड लाइन करना अफोर्ड कर पाएगी? मैं ऐसा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, सरकार नीतीश की मदद से ही चल रही है। ऐसे में बिहार का ताज नीतीश को नहीं देने की क्षमता क्या बीजेपी में है? बीजेपी के हुक्मरान ऐसा जोखिम उठा पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज भी जो लौह समीकरण है बिहार का वो पूरी तरह से इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ। ईबीसी जो 36% वोट जो ईबीसी का है वो भी नीतीश कुमार के साथ है। महिलाएं जो सारे जातीय जो समीकरण है उससे इतर महिलाएं खड़ी हो जाती हैं नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का जोखिम अभी उठाने की स्थिति में है। लेकिन क्यों परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी इतनी कम सीटें ले आएंगी, नीतीश कुमार के बिना भी कोई सरकार की संभावना बन सकती है। अब बीजेपी के अंदर में कौन सा कैलकुलेशन, उनके जो अलायंस पार्टनर हैं उपेंद्र कुशवाहा, चिराग, जीतन राम मांझी और बीजेपी, क्या नीतीश कुमार के बिना भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में चली जाएगी, या नीतीश कुमार कुछ ऐसे निर्णय भी लेते हैं तो वैसी स्थिति में बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या जो 12 सांसदों का समर्थन केंद्र को मिल रहा है, छोड़ दीजिए राष्ट्रपति का चुनाव, पहले तो इनके 12 सांसदों का समर्थन से ही तो केंद्र की सरकार चल रही है। रोज विपक्ष के लोग हैमर करते हैं कि एक बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तय कर लें तो फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, इसी पर एक सवाल होता है। हालांकि टाइम टू टाइम एक कदम आगे एक कदम पीछे, अब विजय सिन्हा बोल गए थे, भावना में ही बोल गए, लेकिन अटल जी की जयंती के दिन वो बोल गए कि अटल जी के सपने तभी साकार होंगे जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। हालांकि शाम होते होते वो तुरंत
जिसको कहते हैं ना कि वो बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं नहीं नहीं, है। ठीक है डॉक्टर नीतीश कुमार संजय, के डॉक्टर संजय वो भले ही पलट गए हों, पर एक एक पॉसिबिलिटी ये निकल करके आता है सामने, जैसा कि हमने 2020 में देखा, नीतीश की पार्टी 43 पर सिमट गई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आपके पास लंबा अनुभव है। क्या आपको लगता है कि इस बार अगर बीजेपी की संख्या उसी तरह की होती है और नीतीश 43-45 पर सिमट जाते हैं और बीजेपी और जेडीयू के बीच में बड़ा फासला होता है, तो इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या इसलिए अमित शाह बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अभी कैसे बता दूं, टाइम विल टेल? क्या मतलब है? क्योंकि मैं आपसे यही बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या अगर 2020 की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो वाकई इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे? क्योंकि उन पर तो बहुत तरह के आरोप भी लगते हैं, वो अचेत हैं, वो स्वस्थ नहीं हैं, उनके मानसिक बीमारी की चर्चा होती है। मैं नहीं कर रहा हूं, प्रशांत किशोर हर प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोर्ट में आइए, मुझे गलत साबित करिए और फिर मुझे जेल भेज दीजिए। हर प्लेटफॉर्म से चुनौती देते हैं। गाहे बगाहे तेजस्वी यादव भी ऐसी बात करते हैं। तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि वोट तो ले लिया जाए इनके नेतृत्व को दिखा करके, और सीएम चुनने की बारी जब आएगी, अगर हमारे पास संख्या ज्यादा होगी तो अब सीएम हमारा होना चाहिए? क्या आपको लगता है इस तरह की संभावना है? नहीं, एक जो मेजर बात आपने कही स्वास्थ्य के कारणों को लेकर के, हो सकता है कि बीजेपी के लोग जो इनपुट दे रहे होंगे कि अब इतने स्वस्थ नहीं हैं कि वो निर्णय लेने की स्थिति में हैं, निर्णय कोई और लेते हैं, तो क्यों ना एक बेहतर विकल्प के बारे में भी विचार किया जाए। और आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। बाद में फिर वहां पर भी जब सवाल होने लगे तो फिर वहां भी उन्होंने कहा, जबकि सम्राट चौधरी छाया की तरह नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में रहते हैं। इतनी बात तो तय है कि बीजेपी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी अगर नीतीश कुमार स्वस्थ होंगे, नीतीश कुमार उस स्थिति में होंगे जिसमें वो निर्णय लेने की स्थिति में होंगे, तो बीजेपी शायद ये रिस्क नहीं ले पाए। लेकिन अगर लगेगा यहाँ अब नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से ही सही उस स्थिति में नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी का तो ठीक है, एक बैगेज है नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के साथ नीतीश कुमार के साथ जो एक वोट बैंक इंटैक्ट है, वो फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ईबीसी, महिला वोटर और दलित महादलित जो कह लीजिए, और खास करके जो इनके साथ जो वोटर हैं अपर कास्ट के कुछ, उस वोट को भी बीजेपी कैलकुलेट करती है कि जैसे ही नीतीश कुमार हमारे खेमे से थोड़ा किनारे होते हैं, चीजें बदल जाती हैं। किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को स्वास्थ्य कारणों का अगर हवाले को किनारे कर दिया जाए तो बीजेपी, वो उनकी 43 सीटें आए, 45 सीटें आए, 50 सीटें आए, बीजेपी नीतीश कुमार को बहुत किनारे करने के लिए निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, अगर स्वास्थ्य कारण एक मेजर इश्यूज होगा, जो उनके न्यूरो फिजिशियन या जो साइकेट्रिक्स जो उनको ट्रीट कर रहे होंगे, और जो उनके एक्शंस कभी कभी पब्लिक डोमेन में दिख जाता है, कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो कभी कभी कुछ वैसे एक्शंस दिख जाते हैं जिससे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब उतना स्वस्थ नहीं है जिसकी वजह से वो निर्णय ले पाते हैं, या जो इनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि निर्णय नीतीश कुमार के नहीं है, किन्हीं और के निर्णय है, या किसी और के द्वारा दबाव बना के निर्णय करा दिया जाता है। नहीं, पर सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि दबाव बना करके निर्णय करा दिया जाता है, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि अभी देखिए, इन दिनों आयोग के सदस्य को लेकर के जो चर्चा बड़ी तेजी से चली है, और मेरे पास ये जानकारी है डॉक्टर संजय की जेडीयू के भीतर भी कई ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं, अशोक चौधरी से नाराज हैं कि कैसे उन्होंने अपने दामाद को सदस्य बना लिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है, घटक दल को मान लीजिए कि घटक दल को अकोमोडेट करना है तो घटक दल जिसको चाहे बना ले, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। वो दामाद को बना लें, वो जीजा को बना लें, क्योंकि वो घटक दल का हिस्सा है, शेयर है, वो जिसको ऑफर करना चाहे करें। पर आपकी पार्टी में, और खास तौर पर आप जिसके सिरमौर हैं, और आपने अपने आप को परिवारवाद से हमेशा दूर रखा,
और उस परिस्थिति में आपकी ही पार्टी के एक कद्दावर नेता बेटी को एक पार्टी से चुनाव लड़ाते हैं। चलिए, उस बेटी के बारे में वो कह सकते हैं कि भाई वो जनता के द्वारा चुनी गई है, और ये लॉजिक लोगों को बाय करना भी पड़ सकता है कि हाँ ठीक है, जनता ने चुना है इसलिए आप सवाल उठाना बंद कर दीजिए। पर जो दामाद को लेकर के चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, और मैं आपको बताऊं कि इस बारे में हमने भी प्रयास किया कुछ नेताओं से बात करने का, तो वो बहुत साफ आंसर नहीं दे रहे थे और कह रहे थे छोड़िए आप लोग ऐसे ही, इसको बहुत तूल मत दीजिए। तो बड़ा सवाल यह है कि जो जेडीयू हमेशा हमलावर रही परिवारवाद को लेकर के, उस जेडीयू में इस तरह की बात हो रही है और नीतीश कुमार के रहते हो रही है, तो क्या आपको यह लग रहा है कि शायद ये सारी वो वजहें हैं जो चेंज ऑफ गार्ड की संभावना को ज्यादा मजबूत कर रही है? बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि चीजें कभी कभी पहले से ही रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। आयोग में जिस तरह से जगह दी गई, ठीक है, नीतीश कुमार पर बहुत कुछ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार परिवारवादी तो नहीं। उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति की राजनीति में सीधे एंट्री तो नहीं। खुद अभी उनके पुत्र के बारे में एक व्यक्ति कह रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री होंगे, सक्रिय राजनीति में होंगे, तब तक इसकी संभावना नहीं दिखती है कि उनके बेटे को एंट्री होगी, चाहे मीडिया जितना कयास लगा। मतलब नीतीश कुमार के इस व्यक्तित्व का, इस पर्सनालिटी की चर्चा हो रही थी कि वो परिवारवाद के खिलाफ, और यहाँ परिवारवाद तो एक पार्ट है ही। जिन लोगों को भी बोर्ड और आयोग में एकोमोडेट किया गया है, उनका बैकग्राउंड क्या है वो भी देखने की बात है। नीतीश कुमार के शायद अगर ये निर्णय होते तो ये ऐसे लोग एकोमोडेट नहीं होते, और उसमें अधिकांश जो हैं वो बीजेपी के खेमे के लोग हैं। तो इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर रहता है हमेशा। नहीं, पर ये बताइए, एक तरफ होता है कि अब नीतीश का ताज निशांत पहने, वो अपने सिर पर लें, तो क्या यहां पर परिवारवाद नहीं होगा? क्या नीतीश कुमार के रहते नहीं होगा? लेकिन एक बात जो जेडीयू के भीतर से आती है, और ये बात वो लोग कर रहे हैं जो जेडीयू के कोर वोटर हैं, जो जेडीयू के लिए चिंतित हैं। दरअसल जो नेता इन दिनों नीतीश कुमार के आसपास हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो नेता जिस भी जाति से आते हैं वो जेडीयू के वोटर नहीं है, उनकी जाति जेडीयू का वोटर नहीं है। पर ये सारे नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके फैसले को प्रभावित यही लोग करते हैं, और जो नेता नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक का हिस्सा हैं और जेडीयू के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, वो तो कहते हैं, श्रवण कुमार तो कई बार बोल चुके हैं कि निशांत को आना चाहिए, कॉम्पिटेंट है। बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप अशोक चौधरी को कहेंगे कि कैसे दामाद को बना दिया, दूसरी तरफ अगर नीतीश के बेटे डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं या जेडीयू की कमान संभालते हैं, तो अशोक चौधरी के लिए एक नियम, नीतीश के लिए दूसरा नियम, ये कैसे हो सकता है? ये भी तो सवाल है डॉक्टर संजय। नहीं, श्रवण कुमार चुनाव लड़ने की बात निशांत क्या करते हैं? संगठन में कोई बड़े दायित्व देने की बात जैसी चीजें तो अभी नहीं आ रही है। इतने अनुभवी हैं कि उनको संगठन में कोई बड़ा पद या कोई बड़ा दायित्व दे दिया जाएगा। हाँ, चुनाव लड़ने की बात जेडीयू खेमे से, उसमें श्रवण कुमार भी कई बार बोल चुके हैं कि हाँ वो चुनाव लड़ेंगे, और नालंदा के ही किसी विधानसभा क्षेत्र से, हरनौत से। तो अभी तो आपने सांबवी जी चौधरी का उदाहरण दिया कि अगर वो सांबवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं और जनता उनको चुनती है, चुन करके आती है, तो ऐसा तो हर पार्टी में होते रहता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के बेटे जिस दिन चुनाव लड़ेंगे, उस दिन ये सवाल होगा परिवारवाद का कि हाँ उनको टिकट दे दिया गया नीतीश कुमार के रहते हुए, और अब नीतीश कुमार भी परिवारवाद से अलग नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि जिनको जगह दी जा रही है, जो इर्द गिर्द हैं नीतीश कुमार के, वो इनके बेस वोटर नहीं हैं, और बल्कि लवकुश समीकरण के लोग जो हैं, इनको बीजेपी कोटे से जगह दी जा रही है कि भाई चलो इनको इस आयोग का अध्यक्ष बना दो, इस आयोग में मेंबर बना दो, इस आयोग में इनको जगह दे दो। तो नीतीश कुमार अब कितने स्वस्थ हैं, सारे निर्णय उन्हीं के हैं, या वो जो निर्णय ले लिए जाते हैं गठबंधन में
उसके लिए ये स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, वो तो बेहतर नीतीश कुमार बताएंगे, जो आरोप विपक्ष लगाती है उनके ऊपर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार परिवारवाद और परिवारवादी सोच के प्रतीक नहीं रहे हैं, जो अभी तक रिफ्लेक्ट होता है। परिस्थितियां बदलती है और राजनीति में निर्णय भी बदलते हैं। नहीं, चलिए बहुत ठीक है, लोगों को मैंने देखा कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं, पर यह बताइए प्लान बी का मतलब क्या है? निशांत या सम्राट चौधरी? क्या समझा जाए? प्लान बी अगर होता है, मान लीजिए ठीक है, नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार अब उतने कैपेबल नहीं रह गए कि वो बिल्कुल फैसले ले सकें, अगर इस तरह की बात होती है चुनाव के बाद, जब एनडीए के पक्ष में बहुमत होता है, तो प्लान बी के तौर पर आप क्या देखते हैं, निशांत या सम्राट चौधरी? देखिए, निशांत तो अब अभी इतने अनुभवी नहीं है कि एक ही बार में उनको सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयोग करती भी है। राजस्थान में पहली बार के विधायक जीते और सीधे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वसुंधरा राजे जो वहां की सीजन्ड थी, माने पॉलिटिशियंस या और भी कई लोग थे, उनको किनारे कर दिया गया। तो अब कोalition में नीतीश कुमार अगर तय कर लेंगे कि नहीं, निशांत ही जिम्मेवारी संभालेंगे। तेजस्वी भी तो बहुत अनुभवी नहीं थे, डिप्टी सीएम उनको 15 में बना दिया गया था, तेज प्रताप जी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया था। सम्राट चौधरी भी, चूंकि ये लोग दावा करते हैं कि भाई अगर ओबीसी वर्ग से ही देखा जाए तो अभी कुशवाहा समाज को ताज नहीं मिला है। अब उस कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह दे दी जाए। कुछ इस तरह की भी चीजें चल रही हैं। तो कौन से कुशवाहा जो बीजेपी के भरोसेमंद और विश्वस्त होंगे, नीतीश कुमार के विश्वस्त और भरोसेमंद होंगे, ये एक पार्ट है। या नीतीश कुमार को अगर रिप्लेस ही करने की बात होगी तो कहीं निशांत को ही ना ये जिम्मेवारी दे दी जाए। संभावनाओं के बारे में राजनीति में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अमित शाह का ये तीसरे बार इस बात को लेकर के बचना कि टाइम बिल से ये क्या मतलब है भाई? आप तो लगातार इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 से एनडीए का गठबंधन है, एक बार 15 में गठबंधन टूटा इन लोगों का विधानसभा चुनाव में, लेकिन बाकी चुनाव तो आप साथ ही में लड़े। तो फिर और हर चुनाव में कहते थे कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। 43 सीट आने के बाद भी जब नीतीश कुमार ने डिनाई किया तो आपने कहा कि नहीं, आप ही को हम मुख्यमंत्री चाहते हैं, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ही के नेतृत्व में और आप ही के बारे में बोल करके हम चुनाव लड़े हैं। फिर आखिर 25 में बार बार अमित शाह जी का बचना, इस सवाल से अपने को किनारे कर लेना, कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर देना, कभी समय पर छोड़ देना कि समय तय करेगा कि 2025 के मुख्यमंत्री बिहार के कौन होंगे। ये तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि प्लान बी की बात तो चल ही रही है। अब वो प्लान बी कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा, ये भी मैं समय पर छोड़ता हूं। ये तो समय बताएगा कि नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी उभर करके आती है 25 के चुनाव में, बीजेपी किस तरह से परफॉर्म नहीं, करती पर है। डॉक्टर संजय, वो सारी बातें ठीक है, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपकी बातें बहुत सारे बीजेपी लीडर्स, जेडीयू लीडर्स से होती होंगी, ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहते हैं बीजेपी के बड़े लीडर, क्या कहते हैं? अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है नीतीश मुख्यमंत्री ना हो। और क्या जेडीयू के लीडर कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही होंगे? क्या बातें होती हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बार बार सवाल उठता है, चर्चा होती है, फिर बात दब जाती है, लेकिन दरअसल ऑफ द रिकॉर्ड दोनों पार्टी के लीडर कहते क्या है? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के तो दोनों पार्टी के या इनके जो अलायंस के लोग हैं वो तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, नीतीश कुमार जी का जो स्वभाव था, जिस तरह से लोगों को रिकॉग्नाइज करते थे, जिस तरह से हर निर्णय में उनकी सहमति होती थी, अब कोई ना कोई व्यक्ति उनको सहयोग करता है, खड़ा रहता है, समझाता है, बताता है, ठीक है, निर्णय वही लेते हैं। तो स्वास्थ्य के कारणों का हवाला तो लोग दे रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ इस तरह से अंदर खाने में
खुल करके तो कोई बोल, चूंकि ये लोग निर्णय तो लेने की स्थिति में है नहीं, लेकिन हाँ जेडीयू जरूर कहती है कि नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जेडीयू के लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि वो जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार में हम वो बैलेंसिंग फैक्टर हैं, वो संतुलन करने वाला बटखरा है जिसमें बिना हमारी इच्छा के और बिना हमारी पार्टी के किसी की सरकार बन ही नहीं सकती। तेजस्वी जी जो हैं वो खुद महत्वाकांक्षी हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री से नीचे कोई बात नहीं करेंगे। तो बीजेपी इस दांव को कहीं से भी नहीं आजमाएगी कि फिर कुछ ऐसा न बिहार में हो जाए जिसकी वजह से फिर हमें सत्ता से अलग होनी पड़े। इसलिए जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या जो बिहार के जो कद्दावर नेता हैं वो कुछ नहीं बोलने की स्थिति में, तो चूंकि उनको पता है निर्णय हमारा नहीं, निर्णय कहीं ऊपर से हो। और बीच में भी जो गड़बड़ियां कुछ हुई थी जिसकी वजह से गठबंधन बदला था, तो ऊपर के ही लोग आकर के नीतीश कुमार को कहे थे कि अब सीधे प्रधानमंत्री जी से आपके संवाद होंगे, बातें होंगी, निर्णय अब वहीं से तय होगा, अब बिहार के लोग कुछ नहीं करेंगे, जो बिहार के लोगों की वजह से जो गड़बड़ियां होंगी। इसके बाद बिहार बीजेपी के नेता कुछ साफ बोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं, चलिए, साफ बोलने की नेता स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर से आपके सामने एक सवाल रख दूं कि नीतीश नहीं तो प्लान बी में क्या निशांत, सम्राट या नित्यानंद राय, कुछ क्या क्या संभावना देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो लव और कुश में ही संभावना दिखती है। वैसे बीजेपी अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाती है, अगर लगता है कि अब हम निर्णय लेने की स्थिति में हैं, हमारे पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो फिर कोई हो सकता है। लेकिन अभी हमें लव और कुश के बीच में ही संभावना दिखती है, अगर प्लान बी की भी स्थिति बनती है तो। अब व्यक्ति जो हूं अभी उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, पर आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर प्लान बी की संभावना होती है तो लव और कुश में ही कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बड़ा सवाल उठता है कि अमित शाह के इस बयान का मतलब क्या है, और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है क्या? क्या प्लान बी के बारे में बीजेपी सोच रही है क्या? और बीजेपी के इस प्लान बी को लेकर के जेडीयू की रजामंदी होगी क्या? और क्या चुनाव के बाद भी अगर इस तरह की रस्साकसी चलती है तो बीजेपी और जेडीयू साथ रह सकेंगे क्या? या प्लान बी के तहत फिर ताज नीतीश के सुपुत्र को पहनाया जा सकता है, या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा और जेडीयू मान जाएगी क्या? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब लगातार हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, और अंदर खाने राजनीतिक चर्चा जो चल रही होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। डॉक्टर संजय, आप पटना से जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस बयान के बारे में, और उसके मायने क्या हैं आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए डॉक्टर संजय बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।